Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the importance of water. So let's move to the whiteboard. So dear students, importance of water. Another important long question. तो डियर स्टूडेंट्स, वाटर के हवाले से आप बहुत ही जूनियर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लियर, लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड रेन वाटर, वाटर साइकिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम यहाँ पर बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब नॉर्मली हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमारी बॉडी में किस तरह से ये हेल्प कर रहा है, और अगर ये ना होगा तो फिर किससे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो उसको हम ज़रूर देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ डियर स्टूडेंट्स जो हमारे जहन में आती है, वाटर, पानी। सो इसकी एक क्वालिटी है, वाटर की, जो कि डेफिनेटली आपको पता है, दैट इज़ प्योर वाटर। Pure water is colorless, it is odorless, it is tasteless, as well as and shapeless. Liquid. Clear? So pure water, dear students, इसकी चार क्वालिटीज होती हैं। कलरलेस मतलब जो प्योर वाटर है उसका कोई रंग नहीं होता। इट इज ऑर्डरलेस मीन उसकी कोई खुशबू नहीं होती है, कोई ऑर्डर नहीं होता। टेस्टलेस, उसका कोई जायका नहीं है, प्योर वाटर का कोई भी जायका अपना इटसेल्फ नहीं होता, अनलेस कि आप उसके अंदर कोई एडिटिव ऐड ना कर दें टेस्ट के लिए, मीन्स कोई सॉल्ट या कोई शुगर लाइक दैट। एंड इट इज़ ऑल्सो शेपलेस, इसकी कोई शेप नहीं है, मीन्स कि आप इसको जिस तरह के भी कंटेनर में डालेंगे ये वैसी शेप अटेन कर लेगा। क्लियर? सो वाटर water is a medium for life. ये इतनी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है इसके हवाले से कि बग़ैर पानी के जो ज़िंदगी है उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों, आपने पढ़े हुए हैं मुख्तलिफ तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइक वायरसेस, लाइक बैक्टीरिया, लाइक the animals, like fungi, like plants, like protists. So dear students, इसमें जो हम 5 किंगडम्स की जो क्लासिफिकेशन करते हैं आगे चल के हम करेंगे भी। और प्रीवियसली आपने ग्रेड 9 के अंदर भी पढ़े, तो उसमें जितने भी ये 5 किंगडम के अंदर लगभग 2.5 मिलियन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है that it is mentioned in our holy book, the noble Quran, the holy Quran, that Allah has made every living thing from water. That is the translation of a verse of Quran. आपने इसको ग्रेड 9 के अंदर भी पढ़ा था, और इसी तरह से फिर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ वर्सेस के अंदर अल्लाह ताला ने इसका जिक्र भी किया है कि दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ वाटर। फिर उसके आगे यानी कि ज़िंदगी की शुरुआत, द बेसिक्स ऑफ लाइफ, इट इज़
फ्रॉम द वाटर. सो इट्स अ मीडियम ऑफ लाइफ. ये इसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है. और जब हमें प्यास लगती है तो तब इसका अंदाज़ा हमें बखूबी हो जाता है कि दैट हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट. हालांकि हमें इससे एनर्जी नहीं मिलती. जो प्योर वाटर है इसलिए ये कोई हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलती हो. ना इससे मीन्स कि एज सच हम वो एनर्जेटिक हो जाते हैं, या इससे हमें कोई हमारा पेट भर जाता है, हमारी भूख मिट सकती है. तो भूख नहीं, सिर्फ प्यास मिट सकती है इससे. सो अल्लाह ताला ने इसको इतनी ज़्यादा अहमियत के हामिल ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाया. सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो कॉम्पोजिशन है, the composition of water varies in different organisms. मुख्तलिफ organisms में मुख्तलिफ परसेंटेज में मौजूद है. जितने भी लिविंग organisms हैं, clear? It ranges from 65% to 89% in various and different living organisms. So it is important regarding the MCQs point of view. तो MCQs के एतबार से इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम 65% और मैक्सिमम 89% तक जो है ऑन एन एवरेज, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन एन एवरेज, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. सो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये कॉम्पोजिशन है वाटर के एतबार से. क्लियर? अगर हम यहाँ पर जस्ट अगर ह्यूमंस की एग्जांपल ले लें, लेट अस हैव एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन. इन ह्यूमंस, the brain cells, आपको पता है ना डियर स्टूडेंट्स, दैट ब्रेन इट्स वेरी वेरी डेलिकेट एंड वेरी वेरी सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. आपने कभी इसको ऑब्जर्व किया होगा जब ये कुर्बानी आती है, और अगर आप या फिर ना भी कुर्बानी के अलावा भी अगर कुछ जो हजरात होते हैं वो शौकीन होते हैं मगज़ खाने के, सो दैट इज़ बेसिकली ब्रेन. सो इट इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट, वेरी वेरी डेलिकेट. और इसकी जो डेलिकेसी है, मतलब कि ये डेलिकेट क्यों है, इतना सॉफ्ट क्यों है, दैट इज़ बिकॉज जस्ट द प्रेजेंस ऑफ a large amount of water in the brain cells. Clear? So the brain cells, they are composed of up to 85% of water only in the brain cells. Clear? So that is why they're very very soft. If we talk about the bone, clear? If we talk about the bones, तो dear students, bone तो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है. तो इस वजह से चूँकि इसकी ये हमारी शेप को मेंटेन कर रहा है, ये मूवमेंट में हमें हेल्प कर रही होती है बोन्स, ठीक है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही हैं. वी हैव गॉट एंडोस्केलेटन. सो इस वजह से डियर स्टूडेंट्स, इसकी इस हार्डनेस को मेंटेन करने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो वाटर की परसेंटेज है, जो कंपोजिशन है, वो थोड़ी सी कम रखी. सो द बोन सेल्स दे कंसिस्ट ऑफ, और द बोन्स दे कंसिस्ट ऑफ up to 20% of water. In the introductory lecture, we have seen that in the various different organisms, वहाँ पे हमने एक mammalian cell और एक bacterial cell में भी देखा था. If we talk about the cellular level, clear? एक generalized अगर हम on an average बात करें तो up to 70% जो दोनों के अंदर water मौजूद होता है. इसी तरह से अगर हम बात करें students about the plasma, चैप्टर नंबर 14, उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्लड को, ह्यूमन ब्लड. और ह्यूमन ब्लड के दो पोर्शंस होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, द प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स. प्लाज्मा इज़ 55% और जो ब्लड सेल्स होते हैं दे आर 45%. अब इसमें जो प्लाज्मा जो 55% है, 55% प्लाज्मा, इस 55% का 90% इज़ वाटर.
It consists of 90% of water. Clear? तो इसी तरह से अगर हम जस्ट साइटोप्लाज्म की बात करें, we talk about the cytoplasm. It consists of about 60 to 70% of water. Clear? So these were certain examples related to the percentage composition of water in various human structures and cells. Clear? अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं मजीद इसके हवाले से, so we know that water is a universal solvent. ये तो टर्म आपने सुनी होगी. It is a universal solvent. आगे चलकर इसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज में भी हम डिस्कस करेंगे. यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? दुनिया में बहुत सारे लिक्विड्स मौजूद हैं, बहुत सारे फ्लूइड्स मौजूद हैं और हर एक के अंदर जो है वो डिसॉल्व और करने की जो एबिलिटी है वो मुख्तलिफ होती है. लेकिन वाटर जो है उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट डियर स्टूडेंट्स इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज कि दुनिया के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, क्लियर, उनमें से मोस्ट ऑफ देम दे गेट डिसॉल्व्ड इन द वाटर. दे गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर. इस वजह से सब की बात नहीं हो रही है, सब इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते, बट मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस दे गेट डिसॉल्व इन वाटर. सो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. इसी तरह से आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, ठीक है. सो फोटोसिंथेसिस में इट इज द रॉ मटेरियल. इन फोटोसिंथेसिस water acts as a raw material. Raw material dear students समझते हैं, यानी ऐसा मटेरियल जो बेस हो किसी भी प्रोडक्ट बनवाने के लिए, ठीक है. तो जो रिएक्टेंट साइट्स हैं वहां पर हमें दो मेजर केमिकल कंपाउंड मिलते हैं और दोनों ही इनऑर्गेनिक हैं, दोनों ही सिंपल कंपाउंड्स हैं. नंबर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एज फार एज द फोटोसिंथेसिस इज कंसर्न्ड एंड नंबर टू इज द वाटर. सो ये फोटोसिंथेसिस के अंदर भी रॉ मटेरियल के तौर पर वहाँ पर काम करता है. आगे चलकर हम चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स उसमें डिटेल से इसको स्टडी करेंगे, ठीक है. ट्रांसपोर्ट के अंदर भी इसको स्टडी करेंगे, ये किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, ह्यूमंस में किस तरह से और प्लांट्स के अंदर किस तरह से. सो वी विल डिस्कस ऑन लेटर ऑन. तो यहाँ पर हम इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बात कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है. एट अ टाइम एज फार एज वी आर अलाइव, जब तक हम जिंदा होते हैं हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑटोमेटिक केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. हम जनरलाइज्ड वे में अगर उनको क्लासीफाई करें तो हम उनको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस. कहीं पे रिडक्शन हो रही है, कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रही है. सो इन जितने भी बॉडी के अंदर ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, दे रिक्वायर वाटर. They require water. Almost all biochemical reactions occur in the presence of वाटर. क्लियर? तो पानी की मौजूदगी में होते हैं. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आप फोटोसिंथेसिस उसके दो फेजेस होते हैं, द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस एंड द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस. सिंपल जिसको हम आपने पढ़ा था ग्रेड 9 में, लाइट रिएक्शंस एंड द डार्क रिएक्शंस. क्लियर? जिसमें आपने केल्विन साइकिल का जिक्र किया था. तो डियर स्टूडेंट्स, जो लाइट रिएक्शन में आपने जी स्कीम पढ़ी होगी, इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 के अंदर बायो एनर्जेटिक्स के अंदर डिटेल से हम स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक को. तो वहाँ पर आपने एक रिएक्शन पढ़ा था कि जो सूरज की रोशनी है, द सनलाइट, इट फॉल्स ऑन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक इट डाउन. तो उसको तोड़ देती है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? सो होपफुली आपको याद आ गया होगा, दैट इज फोटोलाइसिस.
photolysis. Photolysis means it is the breakdown of water molecule into hydrogen ions and molecular oxygen. क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो रहा है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो आपको पता है कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब इस प्रोसेस पे डिपेंडेंट हैं। प्रोड्यूसर्स इस मैकेनिज्म के ज़रिए पूरी दुनिया का जो मैकेनिज्म है, जो फूड चेन्स चल रही हैं, वो इसे फोटोसिंथेसिस के अमल के ऊपर बेस कर रही होती हैं। क्लियर? सो वाटर in the presence of sunlight, it is broken down into two hydrogen ions plus 2 electrons are released plus half or 1 molecular oxygen. Clear? तो ये फोटोसिंथेसिस में भी आगे चलकर हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स, वी नो इन चैप्टर नंबर 3, अगला जो चैप्टर है हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एंजाइम्स। क्लियर? सो एंजाइम्स डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कैटालिस्ट और बायो कैटालिस्ट, और हमारी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो सब के सब, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, दे आर एंजाइमेटिकली कैटालाइज्ड। और उनकी जो कैटालाइसिस होती है जितने भी रिएक्शंस की, उसके लिए देयर इज वन थिंग रिक्वायर्ड, दैट इज वाटर। तो जितने भी एंजाइम्स हैं दे वर्क इन एक्वस मीडियम। ऑलमोस्ट ऑल enzymatically catalyzed reactions occur in an aqueous medium. Clear? So उसके बगैर नहीं होंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स, वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रोलिसिस। दैट इज हाइड्रोलिसिस। और डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिसिस को गलत नहीं लिख देना। बाज़ औक़ात बच्चे इसको सही तरह से सुन नहीं रहे होते, तो वो उसको गलत इस तरह से लिख सकते हैं कि हाइड्रो का मतलब है वाटर एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और टू स्प्लिट। तो वो क्या लिख देते हैं, जिन्होंने सही तरह से कॉन्सेप्ट्स नहीं सुने होते या क्लियर नहीं किए होते, दे राइट इट एज इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। नो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, रादर इट इज़ द ब्रेक डाउन of macromolecules, especially in the presence of water। यानी पानी की मौजूदगी में केमिकल कंपाउंड्स और खास तौर पर मैक्रोमोलिक्यूल्स का टूटना, उनका ब्रेकडाउन होना, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? क्लियर? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की तरफ, जो अब हम आगे चलकर वन बाय वन इसको डिस्कस करने वाले हैं। लाइक वी विल डिस्कस द सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहलाता है, इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और इसका सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। इसी तरह से हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको भी डिस्कस करेंगे, और फिर इसका सिग्निफिकेंस उसको भी डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, क्लियर, एंड the protective function of water।
Clear? So let's start. First of all, the solvent properties of water. So dear students, as far as the solvent properties are concerned, dear students, आपने पढ़ा है solutions पढ़े में ना? Solution किसे कहते हैं? It is a mixture of two things. दो चीज़ों का मिक्सचर होता है. एक जो बड़े क्वांटिटी में होती है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जो छोटी क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी में उसके अंदर जो कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट. इन दोनों के मिक्सचर से क्या बनता है? सॉल्यूशन. क्लियर? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन. तो सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज कि ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट है और ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, किस तरह से, हाउ इट इज पॉसिबल. सो डियर स्टूडेंट्स, वाटर is an excellent solvent for polar molecules or polar substances. Clear? अगर हम generalized way हम substances को as far as the solubility और polarity is concerned उसको डिवाइड करें तो दो तरह के substances होते हैं dear students. There are two varieties of substances. और वो दो varieties क्या हैं dear students? The polar molecules, polar substances, and the non-polar substances. Clear? So हम generalized way में इसको on the basis of solubility इसको इस तरह से categorize कर रहे हैं. Dear students, एक और बात, आपने केमिस्ट्री के अंदर खास तौर पर वाटर का स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ है. So I'm going to draw over here the structure of water. Oxygen and hydrogen and hydrogen, H2O. और आपने इसमें देखा हुआ है कि हाइड्रोजन it carries partial positive charge, oxygen carries partial negative charge, and this one also the partial positive charge. Clear? तो dear students, इस वाटर जो है यहां पर आप देख सकते हैं इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल. इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल. पोलर क्यों? क्योंकि इस पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? जिसमें पोल्स बन सकते हो आसानी से, लाइक नेगेटिव और पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव. तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद है. सो वाटर इज अ पोलर. आपके सामने यहाँ पर मौजूद है इसकी डायग्राम. सो अब पोलर सब्सटेंसेस के लिए वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट. सो अब हम पोलर को भी दो में डिवाइड करेंगे, दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. द पोलर सब्सटेंसेस, दे आर डिवाइडेड इनटू आयोनिक सब्सटेंसेस एंड द नॉन आयोनिक बट पोलर. ठीक है? सो आयोनिक substances and non-ionic substances. Ionic substances किसे कहते हैं dear students? So ionic substances are the substances which are formed which have ionic bond between them. So ionic bond क्या होता है? आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा. मैं आपको just for the sake of convenience रिवाइज करवा देता हूँ कि जो ionic bond होता है, it is the bond formed between two atoms by the complete transfer of electron from one atom to the other. ठीक है? दो एटम्स हैं, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे एटम पे मुकम्मल तौर पर उसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा, एड अप हो जाएगा. जहां से वो इलेक्ट्रॉन निकला
वहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिस एटम के अंदर ऐड हुआ अब वो एटम नहीं रहेगा बल्कि आयन बन जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड हुआ है, सो इट बिकम्स एन आयन और नेगेटिव आयन। क्लियर? तो इस तरह से जो सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम आयनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। और इसकी सबसे बेस्ट और सबसे सादा सी जो एग्जांपल है दैट इज सोडियम क्लोराइड, NaCl, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पानी के अंदर हम जैसे ही नमक को डालते हैं तो वो हल हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। द रीजन इज कि जैसे ही इसको पानी में डाला जाता है, सो द आयनिक सब्सटेंसेस form negative and positive charges। तो चूंकि वो चार्ज पे कन्वर्ट हो जाते हैं, अब आसानी के साथ उसमें हल हो जाएंगे। हाउ इट इज पॉसिबल? सो लेट्स सपोज दिस इज सोडियम एटम। अब ये क्या बन चुका है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इट हैज बिकम सोडियम आयन। तो इसके ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव। अब डियर स्टूडेंट्स, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें जो ऑक्सीजन वाला पोर्शन है वो इस तरह से, चूंकि उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हियर इज पार्शियल पॉजिटिव, तो लाइक चार्जेस वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, तो वह आसानी के साथ बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर। सो दिस इज हाउ इट गेट्स डिसॉल्व्ड, इट गेट्स डिसॉल्व। सो इसी तरह से इसको चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। सेम इज द कंडीशन विद द क्लोरीन और क्लोराइड आयन। सो क्लोरीन एटम, तो सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इसके अंदर ऐड हुआ, अब ये क्या बन गया? एन आयन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब वाटर का जो हाइड्रोजन वाला पोर्शन है, चूंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं, सो ये इसके साथ बाइंड करने में मदद करेंगे। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स। तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे, मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो जाएंगे। एज फार एज नॉन आयनिक सब्सटेंस, नॉन आयनिक क्या कहेंगे? आयनिक के अलावा कोई भी हो सकता है, वो कोवलेंट हो सकता है, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट हो सकता है, वो मेटालिक हो सकता है, एनीथिंग अदर देन द आयनिक। सो एज फार एज द नॉन आयनिक सब्सटेंसेस आर कंसर्न्ड, सो इसमें द मॉलिक्यूल्स get dispersed in water and move randomly making it soluble in water। तो डिस्पर्स हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है सॉल्युबिलिटी के लिए एक क्राइटेरिया याद रखिएगा, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, किसी चीज को किसी चीज के अंदर हल करने के लिए उन दोनों के माबैन, उन दोनों के दरमियान कोई एक चीज एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि एक जैसी चीज होगी तो तभी वो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व होंगी। तो आपने ऑब्जर्व किया, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो अल्कोहल है, द अल्कोहल क्या है? लाइक C2H5OH, लाइक इट इज C2H5 and OH। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। हमने इससे पहले पढ़ा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एट ए टाइम मौजूद है, जबकि वाटर क्या है? दैट इज इनऑर्गेनिक, उसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है। तो उसके बावजूद ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। सो द रीजन इज द बॉन्डिंग। वाटर के अंदर ये बॉन्डिंग कौन सी मौजूद है डियर स्टूडेंट्स? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर अल्कोहल के अंदर ये जो OH है, OH, इसके दरम्यान भी क्या मौजूद होती है? द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अलाइक हो गया, यहां पर भी OH के दरम्यान हाइड्रोजन बॉन्ड और इसके OH के दरम्यान भी होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दैट इज लाइक। सो लाइक डिसॉल्व्स लाइक।
इसी वजह से द अल्कोहल इज मिसिबल इन द वाटर, द इथाइल अल्कोहल। क्लियर? सो ये तो मामला है नॉन आयनिक सब्सटेंसेस का। सो एज फार एज द नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर कंसर्न, ये तो पोलर सब्सटेंसेस हो गए। जो नॉन पोलर हैं, अब उनका कोई पोल नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी पोल, वहां पे क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट फेवर्स अस टू मेक द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल। तो डियर स्टूडेंट, अगर सारी चीजें हल हो जाती, मतलब कि सब पोलर होते, तो फिर तो सेल आगे चलकर पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 4 में, सेल मेम्ब्रेन, द लिपिड बायलेयर, ठीक है। तो अगर वो हल हो जाती उसकी मेम्ब्रेन, तो सारे कंटेंट्स तो सेल से बाहर, तो सेल तो खुद को अपने आप को मेंटेन ही नहीं कर पाता। तो हमने इसलिए कहा था, और आगे चलकर हम इसको डिस्कस भी करेंगे, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज अ सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, इट इज डिफरेंशियली परमेएबल मेम्ब्रेन। तो कुछ चीज़ों को आने देती है आसानी से, कुछ चीज़ों को नहीं। इट इज़ अ बाउंड्री, इट्स अ बैरियर बिटवीन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। तो जो वहाँ पर नॉन पोलर अल्लाह ताला ने उसकी बाउंड्री बना दी, जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है उसका बाहर वाले साइड पे, जो वाटर हेटिंग है वो वाटर को करीब नहीं आने देता, जो वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक जो एंड्स होंगे वो बाहर भी हैं, मौजूद हैं, और अंदर वाले साइड पे भी मौजूद है। वो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल इन चैप्टर नंबर 4। तो वहाँ पर मजीद इसकी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस लाइक फैट्स और लिपिड्स, तो डियर स्टूडेंट्स ये डिसॉल्व नहीं होते। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? दे हेल्प इन मेकिंग द स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। सो दिस इज हाउ द वाटर एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एंड दिस इज हाउ द वाटर जो नॉन पोलर सब्सटेंस हैं उनको अपने अंदर हल नहीं करता, तो ये हमें उस तरह से फ़ायदा देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पानी हमारी ज़िंदगी के लिए कितना अहम तरीन जुज़्व है, मीन के कंपोनेंट है। आपने प्रीवियस ग्रेड्स के अंदर ग्रेड 9 में कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड भी पढ़े थे। उन 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर वाटर भी शामिल है। हत्ता कि ये एनर्जी हमें प्रोवाइड नहीं करता, बट इसके बगैर लाइफ नामुमकिन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे मज़ीद प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।